आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों का जो अर्थशास्त्र का जो एग्जाम है 18 अप्रैल को होने वाला है, और ये जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि आदर्शक अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन वाला सत्य कथन है आपको बताना है। देखिए, हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है, जैसे कि एक हो जाता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, एक हो जाता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाता है, और एक हो जाता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, इसमें हम लोग मतलब इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जैसे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कैसे है, मतलब ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, उसमें हम लोग मतलब ये जानने का कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए, अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में एक परामर्श का बात होता है, किसका बात होता है, परामर्श का बात होता है। अब देखिए, कैसा है कैसा नहीं है, तो एक परामर्श का बात हो गया ना, इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्मेटिव वाला होता है, यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो परामर्श वाला दिया है, परामर्श देना, ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। यानी अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को परामर्श दिया जाएगा कि इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज बताया जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख लीजिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अर्थव्यवस्था है जिसमें जो भी केंद्रीय समस्या होता है उसका जो समाधान होता है बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। जिसका मतलब इसका जो मेन कारण क्या हो जाएगा, तकनीकी विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देख लीजिए कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी। देखिए, अवसर लागत जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा तो जितना त्याग होगा, जो भी चीज त्याग होगा, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 120 क्विंटल गेहूं का जो उत्पादन है इसको त्याग किया जा रहा है, मतलब 120 क्विंटल गेहूं यहाँ पर त्याग किया जा रहा है, इसलिए यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। मतलब जो त्याग होगा वही होगा हमारा अवसर लागत। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 120 क्विंटल गेहूं है कहीं पर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लीजिए हर एक चीज को। देख लीजिए, यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं, एक तो है आपका रसगुल्ला और एक है आपका गुलाब जामुन, ठीक है, कि निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। यहाँ पर कौन वाला सही होगा आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर एक जगह पे दिया है 4-5 दिया है, एक जगह पे 3-5 दिया है, एक जगह पे 5-6 दिया है। तो यहाँ पर जो सबसे जो इसका जो मेन जो क्रम हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा वाला कौन है, तो यहाँ देखिए 5 और 6, ये जो है सबसे बड़ा है, तो 5-6 पहले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो ये 4-5 वाला हो जाएगा, तो 4-5 वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो 3-5, ये 3-5 वाला हो जाएगा, तो 3-5 वाला हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 5-6 वाला है, 5-6 वाला का नाम क्या है, सी है, तो सी लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो 4-5 है, तो 4-5 वाला का नाम क्या है, ए है, तो ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3-5 है, तो 3-5 वाला का नाम क्या है, बी है, तो बी लिख देंगे। मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सी पहले, फिर ए, फिर बी। इस प्रकार का कहीं पर भी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए कि निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन होता है। देखिए, समष्टि में हम लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा वाला होता है, जो अधिक होता है, उसी का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सीमांत उपयोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान, यहाँ पर खाली स्थान है, होगा। कितना होगा? तो जब यह 1 होगा। इसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका मान 1 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन वाला गलत कथन है, ये आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है। यहाँ पर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, मतलब ये वाला जो कथन है ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। बाद बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये कथन गलत है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है यहाँ पर कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर लोच का मान निकालना है। देखिए लोच का मान निकालना बहुत ही सिंपल होता है। लोच का जो मान होता है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से वो निकाल सकते हैं। करना क्या होगा, तो यहाँ पर मांग में जो भी परिवर्तन हो रहा है, मांग में जो भी परिवर्तन होगा उसको ऊपर में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मांग मात्रा में 8% की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पर 8% का परिवर्तन हो रहा है तो 8% को ऊपर में लिखेंगे। मतलब जो भी मतलब मांग में जो परिवर्तन होगा उसको ऊपर में लिखेंगे और वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो वस्तु की कीमत में यहाँ पर कितना परिवर्तन हो रहा है, 4%, तो 4% को नीचे लिख देंगे। देखिए बात को एक बार समझ लीजिए, जब भी आपको लोच का मान निकालने के लिए दिया जाए तो जो भी मांग मात्रा में यानी कि जो मांग में जो भी परिवर्तन होगा उसको आप ऊपर में लिखिएगा और कीमत में जो परिवर्तन होगा उसको नीचे लिखना है। प्रतिशत कट जाएगा, 4 के 4, 4 दूनी 8 होगा, यानी कि 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, देख लीजिए कि एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और बताना कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सुपर डुपर हिट प्रश्न होने वाला है और इस तरह का तो एक प्रश्न एकदम कंफर्म में क्या आएगा। चलिए सर इसको पहले तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पर तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके सीधे तरीके से बताने वाला हूँ, देख लीजिए। जैसे इस प्रकार से हमारा ये जो ग्राफ होता है, इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ होता है, यहाँ पर ये जो डंडी होगा, ये जो हमारा डंडी होगा, देखिए बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर ये जो बीच वाला जो है ना, बीच वाला, ये जो बीच वाला है, यहाँ पर हमारा जो ई का मान होता है, ई यानी कि जो मांग की लोच का यहाँ पे जो मान होता है, कितना होता है, इस डंडी के बीच में बीचों बीच कितना होता है, 1 होता है। इस डंडी के बीचों बीच कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, इसके अगर हम लोग ऊपर जाएंगे ना, इसके अगर ऊपर जाएंगे तो मांग का जो लोच होगा वो बढ़ते जाएगा। वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इस जगह पर फाइनली यहाँ पर मांग का जो लोच हो जाता है अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग इस यहाँ पर ये जो बिंदा है, इस बिंदा है, ये बिंदा के जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो जो मांग का लोच होगा वो घटते जाएगा और घटते घटते ये हमारा कितना आ जाता है, घटते घटते हमारा हो जाता है यहाँ पर 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इस जगह पे कितना आ जाता है, वो 0 हो जाता है। अब बात को और ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ वाला ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका ये वाला जो बिस्ट होगा ना, ये वाला जो बिस्ट होगा, इस जगह पर ई का जो मान होता है, ई का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ई का मान कितना होता है, 1 से बड़ा होता है। और उसी प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। चलिए दूसरा कलर ले लिया जाए। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये वाला से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो है ना, ये वाला डंडी तो यहाँ पर इसका जो बीचों बीच होगा, इस जगह पे जो ई का मान हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। यहाँ पर ई का मान कितना हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन में कहां पर दिया है, तो जी बिंदु आपका यहाँ पर है, माने इस जगह पर है, इस जगह का बात हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमारा कितना होता है, यहाँ पर तो हमारा 0 होगा, जो बीचों बीच इसका होगा यहाँ पर हमारा 1 होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ई जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ई जो होगा वो 1 से छोटा होगा। यानी ई का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। यानी 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 से कम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। आपका कहीं पर भी हो सकता है और इस तरह का एक प्रश्न आएगा, आप लोग लिख के ले लीजिए, 100% आएगा ही आएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। यहाँ पर कौन सा संतुलन का शर्त होगा, तो यहाँ पर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी पुष्पराज ऑप्शन नंबर डी पे जाके झुकता है अधिकतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देख लीजिए। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी, क्या होगी, तो वह हो जाएगा हमारा घटिया वस्तु। क्या हो जाएगा, घटिया वस्तु। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। तो पूरक वस्तु का जब भी बात होगा तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चाय और चीनी, चाय और चीनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाय और चीनी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है। यहाँ पर इन दोनों का बीच का जो भौतिक संबंध होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उत्पादन फलन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देख लीजिए कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, कब बराबर होते हैं आपको बताना है। तो ये दोनों बराबर होते हैं जब हमारा क्या होता है कि औसत उत्पाद अधिकतम होता है। जब हमारा औसत उत्पाद अधिकतम होता है तभी आपस में बराबर हो जाता है। 17 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या दिया देख लीजिए कि यदि कुल लागत टीसी है, ठीक है, उत्पादन की मात्रा क्यू है, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा। सीमांत लागत का जो सूत्र हो जाएगा डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। तो पैमाने का जो प्रतिफल का जो संबंध होता है वो दीर्घ काल से होता है, दीर्घ काल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देख लीजिए कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में विभक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो किस स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा, तो दूसरे स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 22, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है। कौन यहाँ पर औसत उत्पाद का जो विशेषता है नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी ये इसका विशेषता नहीं है, यानी कि औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ये इसका विशेषता नहीं है। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तब औसत उत्पाद में क्या होता है, कमी होती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कि यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसको बोला जाएगा यहाँ पर पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। क्या बोला जाएगा, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। यहाँ पर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीमांत आगम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुल लागत टीसी जो होगा किसके बराबर होगा। देखिए सर बात बहुत सिंपल होता है, ये जो टीसी है ना, देखिए टीसी बन क्या टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि कुल है या हमारा टोटल वाला है। तो जब भी टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TFC जोड़ TVC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहीं पर भी दिया देख लीजिए, TC बराबर TFC प्लस TVC। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होती है, तो संतुलन कीमत में भी वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए कि किसी वस्तु की मांग, देखिए मांग यानी कि डी यानी कि डिमांड तथा पूर्ति यानी कि सप्लाई हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर मांग क्या है, अधिक है, मतलब मांग यहाँ पर अधिक है। अगर मांग अधिक होगा तो क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, मांग यानी कि डी यानी कि डिमांड। यहाँ पर देखिए मांग डी है, ये क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, डी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। इसको हम लोग सिलेक्शन देखिए, इधर प्लस एस है, इधर आने से माइनस एस हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 आ जाएगा। तो एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि ए और बी दोनों। तो 28 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्या है कि किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में क्या होता है, तो साम्य मात्रा में भी वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर फिर से मांग का जो लोच है यानी कि कीमत का जो लोच है, उसी से और एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। लोच का मान यहाँ पर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए बात बहुत सिंपल होता है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इसको बनाएंगे किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पूर्ति है, तो यहाँ पर इसमें जो
परिवर्तन होगा इसको लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। और जो इसका कीमत है, कीमत में जो परिवर्तन होगा उसको लिखेंगे हम लोग नीचे। तो प्रतिशत कट जाएगा और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जो कीमत वाला जो परिवर्तन होता है, कीमत में जो परिवर्तन होता है उसको नीचे लिखते हैं और एक जो दिया रहेगा उसको ऊपर में लिख देंगे। आप लोग सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.8 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या देख लीजिए कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामयिक कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, जो है फटाफट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है कि मांग अधिक्य की स्थिति में सामयिक कीमत में क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या देखिए, पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर होता है, इनकी एआर बराबर क्या हो जाएगा, एमआर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या देख लीजिए, टीआर जिसको हम लोग बोलते हैं कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको बोला जाता है एआर, क्या बोला जाता है, एआर बोला जाता है। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, ठीक है। तो किस प्रकार की बाजार में, तो यहाँ पर जो हमारा एकाधिकार बाजार होता है, एकाधिकार यहाँ पर बाजार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, देख लीजिए कि जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान कितना होता है। तो इस केस में जो यहाँ पर लोच का जो मान होता है 1 हो जाता है। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए और मात्र 2 प्रश्न वाक्य देख लेते हैं फटाफट। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 39 है क्या है कि एकाधिकार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र में क्या संबंध है। तो यहाँ पर एक्चुअल में इस केस में क्या होता है, जो एआर वक्र जो होता है वो एमआर वक्र से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी एआर क्या हो जाएगा, एमआर से बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बहुत ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर संतुलन की अवस्था दिया हुआ है और यहाँ पर एमआर और एमसी है। देखिए ये वाला हमारा एमआर हो गया, इधर वाला हमारा एमसी हो गया। देखिए यहाँ पर 44-60 है, नहीं मिल रहा है, दोनों संतुलन में क्या, दोनों बराबर होने चाहिए। 34-30 है, नहीं मिल रहा है। 18-10 है, नहीं मिला। 10-2 है, नहीं मिला। 6-3 है, नहीं मिला। 4-4 है, मिल गया। मतलब इसमें भी जितना इसमें भी उतना ही है। तो यहाँ पर इसका उत्पादन कितना है, 6 है। इसका उत्पादन कितना है, 6 है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।